हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, अच्छे से खाते होंगे, अच्छे से मोटाते होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए क्या लेकर के आए हैं, लड्डू पेड़ा नहीं ना, अर्थशास्त्र क्लास लेकर के आए हैं। तो चलिए आज की क्लास के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। कि जैसे इससे जानने से पहले कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ना है, पहले हम लोग क्या क्या कर चुके हैं इस क्षेत्र में यह हम जान लेते हैं। हम लोगों ने पूरी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था का इतिहास जो था हमारा, इवन अन्य कंट्री की तुलना में, अन्य राज्यों की तुलना में, ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ लिए। मतलब, और कल की सूचना मैंने ये बात डाली थी कि हमारा सेकेंड लास्ट क्लास इस चैप्टर का, तो आज मेरा लास्ट क्लास है। ये आपके फर्स्ट नंबर चैप्टर अर्थशास्त्र क्लास 10th का बीएससीबी का हमारे पास जो फर्स्ट नंबर चैप्टर का आज लास्ट क्लास होगा। इसमें मैं डिस्कस करूंगा आपको मौद्रिक नीति, मतलब अब तक हमारी मौद्रिक व्यवस्था कैसे बदलती गई उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे बिहार के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बिहार की अभी की वर्तमान स्थिति क्या है, पहले की स्थिति क्या थी, अब उसमें सुधार करने की क्या जरूरत है, ताकि हमारे पिछड़ेपन। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा 10 नंबर में आपको पूछता है, आज की क्लास 10 नंबर फिक्स लिख के रख लीजिए। 10 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं कि बिहार के वर्तमान परिस्थिति का वर्णन, बिहार के पिछड़ेपन के कारण को लिखे तथा इसके सुधार के उपाय को बतावे। ये क्वेश्चन फिक्स से पूछता ही पूछता है। तो 10 नंबर नोट कर लीजिए। कितने नंबर? 10 मार्क्स आपको आज फिक्स हो जाएंगे टोटल। तो अगर आप लोगों को पूरा का पूरा अगर वीडियो देखना है कि फर्स्ट नंबर चैप्टर के बारे में कहां कहां है, कैसे कैसे काम करना है वहां पर, तो मैंने क्या क्या पढ़ा है आपको प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक है प्लेलिस्ट का। आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूर्णतः पूरा वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए निश्चिंत रहिए आप। अगर कोई असुविधा तब भी होती है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सर के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हम सब आपके लिए कार्यरत हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों का बना हुआ है, प्रॉब्लम्स ग्रुप अलग बने हुए हैं, लिंक के लिए अलग बने हुए हैं। अगर कोई बात होती है तो आप हमारे कॉल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। समय के अनुसार हम लोग जूम मीटिंग पर भी वर्क करेंगे। तो कल के क्लास आप लोगों को जूम मीटिंग की क्लास 3 बजे होगी आप लोगों की, ठीक है। तो 3 बजे के लिए इंतजार कीजिए कि कल आपका जूम मीटिंग का क्लास होने वाला है। आशा करते हैं आप सभी तैयार होंगे। और हाँ, क्लास में मैंने बता दिया फर्स्ट नंबर बायोलॉजी का हर एक चीज याद करके रखना। उस क्लास में पूरी तरीके से मैं डिस्कस करूंगा और कोई व्यर्थ में क्वेश्चंस नहीं करेगा उसमें, क्योंकि लाइव क्लास में ना आउट ऑफ माइंड हो जाऊंगा मैं। अगर कोई फालतू के क्वेश्चंस करेगा, फालतू का डिस्कशन करेगा, जिसको नहीं करना है वो ज्वाइन मत करना। अगर ज्वाइन किया तो एकदम इज्जत से रहना, सबसे पहली बात। तो चलिए अब मैं आज आप लोगों की क्लास के बारे में बताता हूं। अच्छा देखिए, क्या आप आज जिस प्रकार से हम किसी वस्तु विनिमय वस्तु को हम खरीदते हैं, बेचते हैं, क्या वही प्रणाली क्या शुरू में भी रही होगी? तो मैं यह कहूंगा कि नहीं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं बिहार के पिछड़ेपन का। तो बिहार का पिछड़ेपन ऐसा क्यों है? बिहार की स्थिति क्या है? क्या बिहार की स्थिति अभी ऐसी थी, अभी जैसी क्या वैसी पहले थी? नहीं, कभी ऐसा समय था कि जब हमारे बिहार की स्थिति वैसी थी, जब पूरे देश हमारा ऐसा नहीं था। हमारे पूरे देश में अन्य क्षेत्रों में ऐसा विकास कहीं नहीं था जितना हमारा ये बिहार था। जो बिहार का पुराना मगध था, तब 1912 ईस्वी में जब हमारे बिहार की स्थिति जब चेंज हुई थी, बिहार को जब अलग किया गया, तब हमारे बिहार अलग हो गए थे, पार्ट कर दिया, उनको अलग कर दिया गया। अब जो हमारी स्थिति है वो 15 नवंबर 2000 को जो हमारा झारखंड अलग हुआ था, तब से हमारे बिहार का जो अभी का स्वरूप है वो स्वरूप है हमारे पास। अब इसी स्वरूप के बारे में अध्ययन करना है कि आखिरकार कि क्या 1912 से पहले हमारे बिहार की जो स्थिति थी, या गुलाम होने से पहले हमारे देश की जो स्थिति थी उस रेशियो में और अभी के रेशियो में क्या क्या अंतर है, इस सब के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। और मौद्रिक नीति, क्या प्राचीन जमाने में जिस प्रकार से लोग खरीद बिक्री करते थे, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, जिस माध्यम से वो करते थे, क्या वही नीति क्या अभी भी है? नहीं। एक बात बताइए, पहले हमारे पास आप लोग नहीं, शायद हाँ आप लोग भी देखे होइएगा कि सामान से सामान अदला बदली होता था। जैसे मैं कि मुझे याद है कि एक बार मेरी माँ बर्फ वाले बेचने आए थे, तो मैं अपने माँ को बोला था मुझे बर्फ खानी है। तो मेरी माँ क्या कहती पता है कि थोड़ा सा गेहूं लेकर के, गेहूं हमको देती है, बोली थी कि जाओ उसको गेहूं दे देना, और 2 बर्फ वो मुझे दिया था। 1 कटोरी शायद था, याद नहीं मुझे उतना, लेकिन 1 कटोरी जब मैं गेहूं लेकर गया था तो उन्होंने मुझे क्या दिया था, 2 बर्फ दिए थे, और मैं बड़े चाव से खाया था। अभी अक्सर आप लोग देखते होइएगा सन पापड़ी आता होगा आप लोगों गांव में। सन पापड़ी जो होता है ना, आप जो बाल माँ सोटती है ना, माँ सोटती है, भाभी सोटती है, दीदी सोटती होगी, बाल जो निकलता है, वो बाल अगर आप लेकर के जाते हो, वो बाल आप देते हो, तो आपको क्या देता है, सन पापड़ी खाने के लिए देता है।
ये सब चीज देखने को मिलता है। ये सब चीज क्या अभी इसी रूप में चल रहा है? क्या इसमें कोई परिवर्तन हुए हैं? अगर परिवर्तन हुए हैं तो क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, आज मैं उसी के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम मौद्रिक व्यवस्था के इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिरकार मौद्रिक व्यवस्था का इतिहास क्या कहना चाहता है। हम लोग देखने वाले का मौद्रिक विकास का संक्षिप्त कहानी। हमने टॉपिक लिया मौद्रिक विकास का संक्षिप्त कहानी। मौद्रिक विकास का संक्षिप्त कहानी। मौद्रिक विकास का संक्षिप्त कहानी। आखिरकार मौद्रिक विकास में कितने भागों में परिवर्तन हुआ? तो मौद्रिक अगर विकास के परिवर्तन के बारे में देखेंगे तो हम इसको 7 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांट सकते हैं? 7 भागों में। टोटल के टोटल मौद्रिक परिवर्तन जो हुए थे वह 7 बार हुआ। एक बार मैंने लिखा, 2 बार हो गया, फिर 3 बार हो गया, फिर 4 बार हुआ, फिर 5 बार हुआ, फिर 6 बार हुआ, फिर 7 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए पहला जो हमारा हुआ था उसका नाम रखा गया था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। बाबू ये इसके बारे में हम पुनः पढ़ेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए। दूसरा जो था वो हमारा था मौद्रिक प्रणाली। दूसरा जो हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद आया क्या था? मौद्रिक प्रणाली। तीसरा जो आया वह आया बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली। चौथा जो आया कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली। पांचवा जो आया वह आ गया एटीएम प्रणाली। एटीएम प्रणाली। छठा जो आ गया था वो था हमारा डेबिट कार्ड प्रणाली। डेबिट कार्ड प्रणाली। और छठा जो हो गया वो हमारा हो गया क्रेडिट कार्ड, सॉरी 7वां क्रेडिट कार्ड प्रणाली। पेंसिल भी जो है ना कुछ ज्यादा ही खत्म होने लगा है। चलिए हमने मौद्रिक नीति को कितने मौद्रिक विकास को कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। हमने कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। पहला हमने देखा था क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली। दूसरा हमने देखा मौद्रिक प्रणाली। तीसरा हमने देखा बैंकिंग प्रणाली। चौथा हमने देखा कोर बैंकिंग प्रणाली। पांचवा हमने देखा एटीएम प्रणाली। छठा हमने देखा क्रेडिट कार्ड प्रणाली, डेबिट कार्ड प्रणाली। और सातवां हमने देखा क्या? क्रेडिट कार्ड प्रणाली। अब इस सबको पुनः एक एक बार में आकर के अध्ययन करते हैं कि ये सब चीज होता क्या है। इस सब के बारे में परिभाषा हम लिखते हैं कि यह कौन कौन सी प्रणाली है। इस सब का परिभाषा आप लोग को याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज के बारे में आप ज्ञान रखो तो आपके लिए जरूरी है। वैसे भी स्टूडेंट के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब एग्जाम दे दोगे ना 10th क्लास का, जब 11th क्लास में जाना चाहोगे ना, तब आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बहुत जरूरी पड़ेगा समझना और यूज करना भी। चलिए पहला हमारे पास आया था क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो हम वस्तु विनिमय प्रणाली को देखते हैं कि यह है क्या। वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें क्या होता है वस्तु विनिमय प्रणाली में कि हम कोई वस्तु लेकर के जाते हैं, अब पुनः उसके बदले में हम वस्तु लेकर के आते हैं। तो वस्तु से वस्तु का लेन देन, ये कौन सी प्रणाली कहलाता है? हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। दूसरा हम लोगों ने देखा क्या? मौद्रिक प्रणाली। दूसरा हमारा क्या था? मौद्रिक प्रणाली। ये ऐसी प्रणाली है जो पैसे के साथ, मतलब कुछ मुद्रा होता है, आप
क्योंकि कोई सामान के बदले आप क्या दिए, मुद्रा दिए और वो लेकर के आए, जो अब तक चल रही है। हमको जब कोई सामान लेना होता है तो हम क्या करते हैं, अपना मुद्रा लेकर के जाते हैं और उस मुद्रा के बदले में वो सामान लेकर के आते हैं। तो ये हमारा कौन सी प्रणाली हो गई, मुद्रा प्रणाली हो गई, मौद्रिक प्रणाली हो गई। समझ में आ रही बात, मतलब मुद्रा से वस्तु और सेवाओं का लेन देन। इसका लिख सकते हैं क्या, वैसी प्रणाली जिसमें मुद्राओं से वस्तु और सेवाओं का लेन देन होता है, हम लिख सकते हैं वैसी प्रणाली जिसमें वस्तु तथा सेवाओं का लेन देन, मुद्रा से किया जाता है या मुद्रा के द्वारा होता है। क्या कहलाता हमारा, मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। अब आगे चलिए हम पढ़ते हैं बैंकिंग प्रणाली क्या होता है। तीसरा हमारा क्या था, बैंकिंग प्रणाली। अब बैंकिंग प्रणाली के बारे में देखते हैं कि बैंकिंग प्रणाली हमारा क्या कहते हैं। तीसरा, यह वह प्रणाली होता है जो हम बैंक में जाते हैं, बैंक के द्वारा बैंक से हम सारा का सारा पैसा ट्रांसफर करके, मुद्रा ट्रांसफर करके हम अपना सारा का सारा काम चलाते हैं। वैसी प्रणाली जिसमें बैंक के माध्यम से चेक द्वारा लेन देन करना, यह हमारा क्या हो जाएगा, बैंकिंग प्रणाली। चौथा हमारे पास आया, वह क्या था, चौथा हमारे पास लिखे थे क्या, कोर बैंकिंग प्रणाली। यह कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, वैसी प्रणाली जिसमें व्यक्ति के एक खाते से दूसरे खाते में रुपए का ट्रांसफर किया जाता है। तो ये हमारा कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है कि आप लोग देखते हुए कि हम लोग को जब भी कोई पैसे की जरूरत है या कोई सामान की जरूरत है तो हम क्या करते हैं कि अपने बैंक से ही पैसा ट्रांसफर करें किसी और के बैंक अकाउंट में भेज दे। जैसे हमको ऑनलाइन सामान मंगाना तो हम क्या करते हैं कि अपने बैंक में पैसा डाले हुए हैं, अब बैंक के में से पैसा हम अपना पास कहाँ उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ताकि उसके पास पैसा पहुंच जाता है, हमारे बैंक में से पैसा उसके पास पहुंच गया। तो बैंक से ही बैंक का पैसा ट्रांसफर हमारा कौन सा बैंकिंग प्रणाली कहलाता है, हमारा कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। और बैंकिंग प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें हम क्या कहते हैं, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा हम क्या करते हैं, पैसे का ट्रांसफर करते हैं। हम अपना नाम पर मेरा खाता है उस बैंक में, ठीक है, उस खाते के सिग्नेचर एक बुक आती है, चेक बुक आती है, उस पर हम अपना सिग्नेचर कर देंगे, बोल देंगे 10 लाख रुपया जा करके हर्ष कुमार को दे दे, निसार सर को दे दे, तो बेचारा ले करके जाएगा, ले करके दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला हम देखते हैं हमारे पास क्या हो गया, पांचवा हमारा था क्या, एटीएम प्रणाली। आइए एटीएम प्रणाली क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। पांचवा, एटीएम प्रणाली। ये एटीएम प्रणाली को जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एटीएम है क्या। एटीएम का फुल फॉर्म, एटीएम का फुल फॉर्म में होता है सबसे पहले ऑटोमेटेड। क्या होता है, ऑटोमेटेड, AUTOMATED, ऑटोमेटेड टेलर। देखो एगो होता है TAILOR, टेलर। ई टेलर का मतलब होता है दर्जी, तो ये स्पेलिंग यहां पर नहीं है, यहां पर है TELLER
TELLER, यहां पर क्या है हमारा TELLER, TELLER, टेलर। एम का स्पेलिंग क्या होगा? मशीन, MACHINE, ये हमारा क्या हो गया? मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो खुद से संचालित होती है, स्वतः अपना कार्य संपादित करती है, यह हमारा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो सर इसका परिभाषा क्या होगा? चलिए ठीक है, इसके हम परिभाषा के बारे में देखते हैं। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बैंक द्वारा जारी किया गया वैसा प्लास्टिक का कार्ड जिसमें एक सूक्ष्म संकेत द्वारा बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा, बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा। समझ में आ रही बात? ध्यान दीजिए, यह क्या होता है? एटीएम प्रणाली क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा एक प्लास्टिक का कार्ड दे दिया जाता है, जो हम कहीं भी जाते हैं किसी एटीएम में लगाते हैं, अपना कोड डालते हैं, हमको पैसा आ जाता है। तो वही नाम कह रहे हैं कि बैंक के द्वारा जारी किया गया वैसा प्लास्टिक का कार्ड जिसमें क्या होता है? एक सूक्ष्म संकेत के द्वारा, मतलब सूक्ष्म कोड द्वारा क्या होता है? बैंक के केंद्र से हम क्या करते हैं? पैसा अपने पास से निकाल लेते हैं। चाहे हम कहीं भी रहे, किसी भी एरिया में रहे, उससे मतलब नहीं है। हम वहां से हम क्या कर सकते हैं? में जाकर के अपना एटीएम कार्ड डाल करके हम क्या कर सकते हैं? पैसा निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एटीएम प्रणाली का परिभाषा हो गया। चौथा के बाद हमारा पांचवा के बाद हम लोग लिखे थे क्या? डेबिट प्रणाली, डेबिट कार्ड प्रणाली। ये क्या है? बैंक द्वारा जारी किया गया वैसा प्लास्टिक का कार्ड जिसके माध्यम से हम अपने जमा राशि का उपयोग कर सकते हैं। ये किस प्रणाली के द्वारा संभव है? डेबिट कार्ड के द्वारा। तो बैंक हमको क्या करती है कि जब भी हम उसे खाता खुलाते हैं तो हमको डेबिट कार्ड प्रदान करती है। और डेबिट कार्ड का कार्य क्या है कि हम अपने खाते में जितना रुपया रखे हुए हैं, हम कहीं भी जाए, अगर उसको स्वैप किए तो हमारे पास उसके अकाउंट से उतना रुपया कट जाएगा, हमारा पास वो सुविधा उपलब्ध है। तो ये कौन सी कार्ड हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध कराती है? डेबिट कार्ड प्रणाली। तो बैंक के द्वारा जारी किया गया वैसा प्लास्टिक का कार्ड जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपने जमा राशि का, क्या चीज का? जमा राशि का उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा क्या कहलाएगा? डेबिट कार्ड। आप लोग देखेगा बड़े बड़े मॉल में जाइएगा ना, तो कुछ कुछ बड़े बड़े मशीन सब होते हैं, ठीक है? उसमें जैसे गेम उम का होगा, गेम उम में जाइएगा ना तो सीधे कार्ड, कोई किसी को देखिए कार्ड सीधे स्वैप करता है, उसका पेमेंट हो जाता है और वो आराम से गेम उम खेलता चल देता है। कुछ लेना होता है सीधे कार्ड स्वैप करता है, वो पैसा मिल गया उसको संभाल लेता चल देता है। तो वो किसके माध्यम से संभव हो पाता है? वो हमारा डेबिट कार्ड प्रणाली के माध्यम से संभव हो पाता है। आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या? क्रेडिट कार्ड। ये हमारा लास्ट है, शायद मार्किंग में गड़बड़ हो गया, हमारा 6ठा नंबर था। 7वां नंबर हमारे पास आ गया क्या? वो है हमारा क्रेडिट कार्ड प्रणाली। क्रेडिट कार्ड प्रणाली, ध्यान दीजिए। डेबिट कार्ड होता क्या कि हमारे पास जितना जमा अकाउंट में रहता है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं डेबिट कार्ड के माध्यम से। लेकिन हम लोग को जब भी लोन लेना होता है तो हम कहां जाते हैं? बैंक में जाते हैं।
ये क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है प्लास्टिक का, जब बैंक के द्वारा जारी किया गया ऐसा कार्ड होता है कि आपको जब चाहे आप वहां पर कार्ड स्वैप कर करके आप क्या कर सकते हैं, आप उससे पैसा ले सकते हैं। आपके बैंक में रुपया है या नहीं है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे बैंक द्वारा जारी किया गया वैसा प्लास्टिक का कार्ड जिसके माध्यम से बैंक से कर्ज के रूप में हम पैसा उधार ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लास्टिक कार्ड होता है जो आपको अपने उस कार्ड के मदद से आप क्या कर सकते हैं, बैंक से आप कर्जा ले सकते हैं। तो ऐसी बैंकिंग प्रणाली को हम क्या कहेंगे, क्रेडिट कार्ड प्रणाली। तो ये था हमारा मौद्रिक विकास का इतिहास, जो अब तक आप लोगों को जाना जरूरी था। एग्जाम में आप लोगों को पूछ देगा कि क्रेडिट कार्ड प्रणाली का मतलब क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर्ज के रूप में पैसा उधार ले सकते हैं बैंक से। बस यही काम है हमारा। चलिए अब हमारा एक पॉइंट आज खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आखिरकार कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह बिहार के पिछड़ेपन के कारण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं बिहार के पिछड़ेपन के कारण। सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, बिहार के पिछड़ेपन का कारण तथा इसके उपाय। ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा, बिहार के पिछड़ेपन का कारण तथा इसके उपाय। अब सबसे पहले हमें यह जान लेना बेहतर है कि यह पिछड़ा क्यों कहलाता है। पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य बिहार है जो बेचारा क्या है हमारे पास, वो पिछड़ा, मतलब सबसे पिछड़ा राज्य कहलाता है पूरे भारतवर्ष में। हमारा कौन, बिहार। ऐसा क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है। तो अगर बिहार के पिछड़ेपन के कारण की बात करेंगे तो कारण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कितने कारण है। तो मेरे हिसाब से बिहार के पिछड़ेपन के मुख्यतः 5 कारण है। कितने कारण है, 5 कारण है। वैसे बहुत सारे कारण है, लेकिन इन 5 के अंतर्गत वो सारे के सारे कारण भी आ जाएंगे। पहला अगर देखिएगा तो मैं लिखूंगा जनसंख्या। दूसरा मैं लिखूंगा वो है आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना का अभाव, पहला हमने लिखा क्या, जनसंख्या। दूसरा आधारिक संरचना का अभाव। तीसरा हम लोग लिखेंगे क्या, बाढ़ एवं सुखाड़। क्या लिखेंगे, बाढ़ एवं सुखाड़। ये हो गया हमारे पास। चौथा हमारे पास हो गया वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, उद्योग की स्थिति। उद्योग की स्थिति। और 5वां जो हमारे पास आ गया, कृषि। 5वां हमारे पास क्या है, कृषि। तो हमने 5 कारण बताए बिहार के पिछड़ेपन का। मुख्यतः हमने कारण देखा बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है कि इसके कारण में सबसे पहला बात आता है जनसंख्या का, दूसरा आता है आधारिक संरचना का, तीसरा आता है बाढ़ एवं सुखाड़ का, चौथा आता है उद्योग की स्थिति का, और 5वां आता है कृषि का। एक बात जरा याद करके देखिए, क्या बिहार पहले जिस स्थिति में था क्या आज भी उसी स्थिति में है? नहीं, बिहार निरंतर परिवर्तित होता रहा। जब पश्चिम बंगाल से अलग हुआ तब, अब जो उड़ीसा से अलग हुआ तब, अब झारखंड से अलग होकर के ये बेचारे की स्थिति पुरंतर निरंतर क्या होती रहती है, बढ़ती जा रही है, मतलब बिगड़ती जा रही है। अब इस हालत में पहुंच गया है कि अब मतलब जनसंख्या इतना ज्यादा बढ़ गया हुआ है कि अपना प्रगति नहीं कर पा रहा है। आपको प्रति व्यक्ति आय
और राष्ट्रीय आय, इस दोनों के बारे में जनसंख्या का मतलब आपको समझाए थे कि कितना ज्यादा असर डालता है, वह हाल हमारे बिहार को देखने को ज्यादा मिलता है। आइए पुनः हम एक एक पॉइंट उठा करके देखते हैं कि आखिरकार जनसंख्या कैसे मायने, मतलब जनसंख्या कैसे मायने रखता है, फिर उसके बाद हम इसके उपाय के बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट हम लोग उठाते हैं जनसंख्या। तो जनसंख्या एक आंकड़ा है मेरे पास, इस आंकड़े के अनुसार से अगर मुझसे पूछेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी बिहार की जनसंख्या कितना है, 10.40 करोड़। वही ये हमारे किसके मतलब किस वर्ष के अनुसार है, मतलब अभी वर्तमान की स्थिति का, लेकिन इससे पहले 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे पास ये है, 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे पास कितना है, 10.11 करोड़, 10.40 करोड़। अब 1991 की अगर हम आंकड़ा देखें तो 1991 में हमारा बताता है इसकी जनसंख्या थी आपको 8.6 करोड़। इससे पहले का भी अगर डाटा हम अगर देखते हैं जैसे 1981 का, तो 1981 का डाटा हमारे पास आता है 6.98 करोड़, 6.98 करोड़। अब एक बात बताइए, ये जनसंख्या कितना ज्यादा मतलब तेजी से प्रगति कर रहा है। ये यहां भी 20 लाख बढ़ा मात्र कितने 10 सालों के अंदर, फिर यहां भी 20 लाख बढ़ गया हमारे पास 10 सालों के अंतर्गत। इतना ज्यादा तेजी से इस बिहार में जनसंख्या विकास कर रही है, बढ़ रही है, इसी कोई कल्पना नहीं है। एक आंकड़ा हमको यह बताता है कि अगर उसको देखें तो हमारा बिहार जो पूरे भारत की कुल जनसंख्या है जो है वो कुल जनसंख्या का 8.9% जनसंख्या हमारा कहाँ निवास करता है, बिहार में निवास करता है। तो बिहार की जो जनसंख्या है ना वो बहुत ज्यादा इसके पिछड़ेपन के कारण मुख्य भूमिका निभाती है। तो बिहार की जनसंख्या पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। इसके पॉइंट अगर लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला नंबर पॉइंट चलिए लिखते हैं, बिहार की बढ़ती जनसंख्या इसके पिछड़ेपन का मुख्य कारण है, जो 1981 में 6.98 करोड़ थी, 98 करोड़ थी। 1991 में हमारे पास ये बढ़ करके कितना हो गई, 8.63 करोड़ हो गई, और 2011 में यह जनसंख्या बढ़ करके 10.40 करोड़ हो गई। तीसरा जनसंख्या के कारण अगर देखें तो हम लिख सकते हैं, इसी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, इसी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है। ये तीन कारण मुख्यतः इसके अंतर्गत लिखे कि बिहार की बढ़ती जनसंख्या इसके पिछड़ेपन का क्या है, मुख्य कारण है। दूसरा 1981 का डाटा देखे तो 6.98 करोड़ जनसंख्या थी, वही 1981 मात्र 10 साल बाद ये बढ़ कितना हो गई, 8.63 करोड़ हो गई, और वही ये बढ़ करके हमारे पास 2011 में कितना हो गया, 10.40 करोड़ हो गए। इतना ज्यादा रेशियो में हमारे यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा कारण हमारा आधारिक संरचना का अभाव उठाते हैं। तो हमारे आधारिक संरचना के अंतर्गत आते कौन कौन सी चीज है, शायद मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि आधारिक संरचना के अंतर्गत
किसी भी देश की आधारिक संरचना उसके विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। आधारिक संरचना के अंतर्गत वहां उपस्थित आपके शिक्षा प्रणाली हो गई, वहां स्कूल की व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, ये सब चीज की व्यवस्था आप लोग उसके अंतर्गत देखनी पड़ेगी। तो चलिए, आधारिक संरचना का अभाव, आधारिक संरचना का अभाव। तो आधारिक संरचना मूलभूत हमारे पास कितने हैं? तो पहला हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग? सड़क की व्यवस्था लिख सकते हैं, सड़क होना चाहिए। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखने चाहिए? स्कूल तथा कॉलेज, स्कूल तथा कॉलेज मतलब शिक्षा हम लिख सकते हैं ना, या शिक्षा, ठीक है। उसके बाद हमारे आधारिक संरचना के अंतर्गत हॉस्पिटल की स्थिति, हॉस्पिटल। उसके बाद हम अगर देखें तो हम क्या लिख सकते थे? सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन। ये जो सड़क की स्थिति की बात कर रहे हैं हमारे पास, तो आधारिक संरचना इतना दयनीय स्थिति हमारे भारत की, ये पूछिए मत। एक डाटा हमको यह बताता है कि 2013-12-13 का डाटा है यह, कि 2012-13 में जो वही हमारे बिहार का कितना किलोमीटर तक हमारे पास सड़क था? वह था आपका कितना? 174.72 किलोमीटर तक। लेकिन वहीं अगर देश क्या देखें तो देश में यह कितना किलोमीटर था? तो वह था 387.53 किलोमीटर। तो इसमें भी हमारा देश की सड़क की जनसंख्या हमारे पास क्या है? कम है। सड़क में किलोमीटर में क्या है? कमी है। तो आधारिक संरचना के अंतर्गत हमारे पास क्या हो गया? सड़क में भी हमारे पास कमी है। जो पूरे देश में ऐसा अनुपात हमारे 387.53 किलोमीटर होना चाहिए, जबकि बिहार में कितना था? मात्र 174.72 किलोमीटर। चलिए, अब दूसरा का नंबर पॉइंट, जैसे स्कूल कॉलेज या शिक्षा की बात करें तो शिक्षा अगर पूरे भारत में जो अब 2011 की जनसंख्या 2011 का हमारे पास अनुपात बताता है कि जो पूरे के पूरे देश में 73% था, तो सिर्फ बिहार में यह डाटा मात्र कितना परसेंट था? तो 61.8% था। तो यह भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हॉस्पिटल की स्थिति के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं, क्योंकि मैं आपको आंकड़ा बता दिया हूं कि इतना ज्यादा है ना कि हम लोग को मतलब प्रति वर्ष मतलब स्थिति ऐसी हो गई ना कि हम लोग को 1 साल के अंदर जन्मने वाले बच्चे प्रति ईयर शिशु मृत्यु दर की स्थिति भी पूरी दयनीय स्थिति में हमारे पास पहुंच चुकी है। हर 1000 बच्चे जन्म लेने में से 42 को बच्चा 1 साल बिना अपने बर्थडे मनाए हुए मर जाता है। ऐसी हालत में हमारे पास, वही दूसरे राज्य से तुलना करके मैं आपको बताया था। सिंचाई की भी सुविधा ऐसी है कि लोग के पास अपने खेत में पानी पटाने के लिए उनकी जो जर्जर भूमि है ना, भूमि जर्जर होती जा रही है। किसान आत्महत्या करने में मजबूर है क्योंकि उनकी फसल अच्छी नहीं होती है। तो ये सब चीज की आधारिक संरचना हमारा मजबूत नहीं है। अगला हमारे पास जो उठाए थे हम लोग, क्या उठाए थे? अगला हमारे पास था बाढ़ एवं सुखाड़। चलिए, बाढ़ एवं सुखाड़ ये बड़ी मुख्य भूमिका निभाता है। बाढ़ एवं सुखाड़ कैसे? ध्यान दीजिए। बाढ़ एवं सुखाड़ क्या नंबर होगा? शायद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ, तीसरा बाढ़ एवं सुखाड़। देखिए, बिहार इस स्थिति में है ना कि इसके पूर्वोत्तर राज्य में कि अधिक मात्रा में पानी बाढ़ आ जाने के कारण हमारे पास क्या होता है? यहाँ की फसल बर्बाद हो जाते हैं, जान माल की क्षति होती है। होता क्या कि दक्षिण भारत की जो स्थिति, मतलब दक्षिण बिहार की जो स्थिति है कि दक्षिण बिहार में सुखाड़ पड़ने के कारण वैसी हालत हो जाती है, लोग भूखमरी के शिकार हो जाते हैं, ऐसी हालत में गुजरता है हमारे पास। तो इसका पॉइंट हम लिखेंगे कि उत्तर बिहार में, पहला नंबर हम पॉइंट लिखे तो उत्तर बिहार में बाढ़ के कारण समस्या उत्पन्न होती है। तो उत्पन्न होती है तो बी नंबर में लिखेंगे। वहीं दक्षिणी बिहार में
दक्षिणी बिहार में सुखाड़ के कारण मतलब बाढ़ और सुखाड़ ये दोनों के दोनों मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसमें हम अगर लिखे तो एक चीज हम लिख सकते हैं, बिहार के कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब एक पॉइंट है, बिहार का शोक आखिरकार कोसी नदी को ही क्यों कहा जाता है? गंगा भी तो है यहाँ। देखिए, बिहार के कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है कि इसका अपवाह तंत्र जो है ना बड़ी विस्तृत क्षेत्र में है। अपवाह तंत्र का मतलब होता है, मान लीजिए कोई नदी है, इसका किनारा यहां तक है और ज्यादा से ज्यादा अगर पानी बढ़ा तो यहां तक चल जाएगा, यहां तक चला जाएगा। लेकिन हमारे कोसी नदी का है ना, इसकी कोई गारंटी ही नहीं है कि जब पानी आएगा तो ये कहां तक जाएगा। कभी कभी इसकी स्थिति हो जाती है यहां से लेकर के यहीं तक आ जाए, और कभी कभी क्या होता है कि इसकी स्थिति यहां से यहां तक ही पहुंच जाए। मतलब इसका अपवाह तंत्र की कोई गारंटी नहीं है। ये अपने फैलाव जहां तक करना चाहता है तहां तक कर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसके कारण से बिहार की कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारे पास है, वह है हमारे पास उद्योग। चलिए हम उद्योग को समझते हैं। और पूरा थक गए यार। देखिए, 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड हमारे पास था, अलग हो गया बेचारा 15 नवंबर 2000 को, तो बिहार में जितने भी कल कारखाने थे वो सारे के सारे झारखंड के पास चले गए। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, जिसके कारण से हमारे यहाँ के उद्योग धंधे पूरी तरीके से चौपट हो गए। हालात ऐसे आ गए कि हमारे पास कोई उद्योग धंधे बचे ही नहीं। और झारखंड के अलग होने से पहले बिहार में जब थे, उस वक्त जो भी फैक्ट्री भी स्थापित किए जाते थे वो बिहार के दक्षिण भारत में स्थापित किए जाते थे। उनकी सोच ये थी कि हमारे पास उत्तर भारत में उपजाऊ जमीन की ज्यादा अधिकता है, उपजाऊ जमीन में अगर फैक्ट्री लगाएंगे तो फिर हम लोग फसल कहाँ उगाएंगे, जिसके कारण से उन लोगों ने सोचा कहा कि हम लोग अपना फैक्ट्री कहाँ लगाए, दक्षिण बिहार में लगाए। और दक्षिण बिहार में जो लगाए, तो जब झारखंड अलग हुआ वो बेचारा सारा का सारा लेकर के चला गया, बिहार का लोटिया पुटिया गोल। समझ में आ रही बात? मतलब पूरी तरीके से हालत खराब हो गई। तो इसका पहला कारण 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग होने पर यहां की सारी उद्योग झारखंड में चली गई। अब जब उद्योग धंधे वहां चले गए तो यहां पर मजदूर की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। लोग के पास काम नहीं बचा, अपना काम ढूंढना शुरू किया, लोग कृषि पर आधारित हो गए। और कृषि पर आधारित हो गए, कृषि कितना आय होता है वो आप भी समझ रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। दूसरा पॉइंट अगर इसके अंदर लिखे तो हम लिखा लेते कारखाने की कमी होने के कारण कल कारखाने की कमी होने के कारण क्या यहां बेरोजगारी बढ़ गई। यह हमारे पास चौथा नंबर पॉइंट है, उद्योग में लिख लिया। अगला हम चलते हैं लास्ट पॉइंट, वो है कृषि। देखिए, बिहार जब अपने आप स्थिति में जो था सबसे पहले वाली स्थिति में, तब बिहार की जो स्थिति थी ना कृषि पर आधारित थी। बिहार को कृषि प्रधान राज्य तब भी कहा जाता था, आज बिहार को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। लेकिन तब में और अब में पूरी तरीके से अंतर है।
तब हमारे पास इतने सारे सुविधा थे कि हम उसका उपयोग करके अपने यहाँ के सारे जमीन को, उपजाऊ जमीन से इतना ज्यादा सोना उपजाते थे, इतना सोना उपजाने के बाद इतना अच्छा फसल उपजाते थे कि हम लोग आत्मनिर्भर थे। ऐसी स्थिति नहीं है। चलिए हम लिखते हैं क्या, बिहार को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है, परंतु उचित बीज या उन्नत किस्म की बीज, उन्नत बीज, उन्नत सिंचाई व्यवस्था, उन्नत सिंचाई व्यवस्था आदि के अभाव के कारण यहाँ की कृषि उन्नत नहीं है। ये हमारे पास पॉइंट थे। अगला पॉइंट हम अगर इसके लिखे कृषि संबंधित तो हम लिख सकते हैं कृषि की स्थिति उन्नत नहीं होने के कारण यहाँ की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। जब 2005 की बात करते हैं, 2005-06 में जब हमारे देश का जो प्रति व्यक्ति आय देखा गया था, तो प्रति व्यक्ति आय हमारा था 25,716। देश का था कितना? 25,716। तो बिहार का उस वक्त मात्र आपका था कितना? 7,815। 7,815 रुपये थे। और 2012-13 में आपको पता है कि 2012-13 में हमारी स्थिति सुधरी, तो हमारे देश का 68,757 जो था, यह हमारे बिहार का उस वक्त 2005, ये हमारे देश का डाटा है, यह हमारे बिहार में यह मात्र हमारे पास कितना था? 28,317। 28,317। इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि 12-13 का अनुपात में जब हमारे पूरे देश में 68,757 था, तो हमारे बिहार का मात्र 28,317 था। देश में हमारे पास कितना था? जब 2005-06 की बात देखें, 2005 में हमारे पास देश का कितना था? 25,716। तो हमारे बिहार का मात्र 7,815 था। तो मतलब ये सब चीज जो है हमारे बिहार के पिछड़ेपन के कारण में मुख्य भूमिका निभाती है। तो ये कारण है। आप इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कारण देख लिया, अब इस कारण के सर उपाय भी बताइए। आपने कारण तो बता दिया सर, अब इसके उपाय, पिछड़ेपन के सुधार के उपाय, हम ऐसा कौन सा तरीका है कि जब हम डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ के मुख्यमंत्री बने, तो हम लोग को कौन कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि हमारा बिहार जो है वह विकसित बिहार बन सके। आइए हम समझाते हैं इसके उपाय। सुधार के तरीके या उपाय, या सीधे आप उपाय लिख सकते थे। देखिए, इनके उपाय में अगर बोलिएगा तो हम आपको लिखाएंगे कि जनसंख्या पर नियंत्रण, बाल विवाह को रोक करके। पहला आप क्या कर सकते हैं? जनसंख्या पर नियंत्रण तथा
बाल विवाह को रोक करके, एक बात बताइए, आपको पता है जनसंख्या कितनी बड़ी भूमिका निभाती है हमारे बिहार के पिछड़ेपन कार्य में? और ऊपर से क्या कि बाल विवाह यहां रुक नहीं रहा है, 18 वर्ष से पहले यहां पर शादी हो जाती है। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी मात्र और मात्र 17 वर्ष की उम्र में हो गई। अब एक बात बताइए, और 18 साल पूर्ते पूर्ते वह बेचारी एक बच्चे की मां भी है। तो जनसंख्या बढ़ोतरी इतना ज्यादा होता है, जनसंख्या इतने ज्यादा तेजी से प्रगति कर रहे हैं, पूछिए मत। तो जनसंख्या नियंत्रण भी करना जरूरी है। तो जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सुधार के उपाय कर सकते हैं हमारे पास। दूसरा, हम इसका दूसरा नंबर पॉइंट लिखे तो हम क्या कर सकते हैं कि बाढ़ पर, मतलब वैज्ञानिक ढंग से खेती कर करके आधारिक संरचना में सुधार ला करके, सबसे पहले लिखते हैं कुछ ठोस पॉइंट लिखते हैं। आधारिक संरचना में सुधार, इसके अंतर्गत हम लिखते हैं शिक्षा व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, स्कूल एवं स्कूल में योग्य शिक्षक की बहाली करके आधारिक संरचना में इस प्रकार से सुधार ला सकते हैं। दूसरा, बिहार की स्थिति को बदल सकते हैं। या सीधी सी बात इतने तक रहने दीजिए हमारे पास कि शिक्षा व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, स्कूल एवं स्कूल में योग्य शिक्षक की बहाली करके हम बिहार की स्थिति को सुधार सकते हैं। करके बिहार की स्थिति बेहतर हो सकती है। चलिए, हमने 2 पॉइंट लिखा, तीसरा नंबर पॉइंट हम लिखते हैं। चलिए, उद्योग का विकास कर करके, उद्योग का विकास, इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं 15 नवंबर 15 नवंबर को। चलिए इसको देखते हैं। इसमें पहला नंबर पॉइंट लिखेंगे, बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में चीनी मिल, कृषि प्रसंस्करण केंद्र खोलकर उद्योग आदि को बढ़ा सकते हैं। यह तरीका हमारे पास है। नेक्स्ट पॉइंट्स, अशिक्षा तथा गरीबी को
दूर करके हम बाल विवाह पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। पांचवा, कृषि में सुधार लाकर बिहार में जगह जगह पर चीनी मिल, उन्नत बीज की व्यवस्था, उन्नत सिंचाई की व्यवस्था, आदि करके कृषि को में सुधार ला सकते हैं। तो ये था हमारा आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारी मौद्रिक प्रणाली कैसी है, बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है, इसके पिछड़ेपन से हम लोग को बच निकलने का क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इस सब चीज को हमने देखा। और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट था, जिसमें हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया। ये चैप्टर आज आपका खत्म हुआ, मतलब अर्थशास्त्र क्लास 10th का फर्स्ट नंबर चैप्टर हम लोग क्या कर लिया, आज कंप्लीट कर लिया। आशा करते हैं आप सब पूरी तरीके से इस पर वर्क किए होंगे और आपका यह चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे आपको, उसकी चिंता आप मत कीजिए, ठीक है। चाहे पर्सनली या आप प्रॉब्लम्स ग्रुप में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, हम सबसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चे भी उसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें आप सबके साथ आप डिस्कस भी कर सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए क्लिक कीजिए और जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। अगर कोई क्वेरी है तो आप क्लास जाकर के वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। कोई भी चीज की जरूरत है आप वहां से भी सब कुछ जान सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया गया आपको। अगर बीएसबी इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट का पूरा सीरीज अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी आपका दिया गया है, अब वहां पर जाकर के पूरी तरीके से हर चीज को आप देख सकते हैं। तो सारी की सारी सुविधा आपको दी जा रही है यहां पर। और कल की क्लास सबको याद है ना, कल कौन सा दिन है, मंडे बोले तो सोमवार, जो हमेशा की तरह कल भी एक धमाकेदार एपिसोड लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होगा, जो आपकी और आपके फ्यूचर के लिए सबसे बेहतरीन होगा। आपकी दुनिया बदलने की ताकत रखता है वो वीडियो। अगर आपको मेहनत करना ना सिखा दिया ना, तब फिर हमको कुछ कहिएगा। अगर वाकई में उस वीडियो का इंतजार है तो कमेंट में लिखिए और हमें बोलिए सर कब आएगा, कितने बजे आएगा। चिंता मत कीजिए, आपके वो बेसब्री जो एक सप्ताह आप इंतजार किए थे ना, वो घड़ी अब खत्म होने वाली है। मैं आप लोगों के लिए कल वो क्लास लेकर के आने वाला हूं जो आपको बताएगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ यू हैव टू सेट योर डेली रूटीन, हाउ यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपको कैसे डेली रूटीन सेट करनी है, आपको कैसे वर्क करना है, आप कैसे आप टॉप बन सकते हो, ये सब चीज की चर्चा इंक्लूड किया गया है उसमें। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।